Hello students. So as you all know, your board exam is coming soon. I hope you all are doing well preparation for your examination. So let us discuss some important fill-ups for your class 12th board examination. इससे पहले बेटा हम यहाँ पे कुछ MCQ जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, जहाँ से हर बार टॉपिक से जो MCQ पूछे गए हैं वो MCQ हम कवर कर चुके हैं. इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स एंड जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके वो यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. The number of moles of solute present in 1000 gram of solvent is called. Number of moles that is present in 1000 gram of solvent. What is given? 1000 gram of solvent. 1000 gram of solvent means mass of solvent. Mass of solvent. In which concentration term mass of the solvent is given? Molality. What? Molality. What is the definition of molality? Number of moles present in 1000 gram or we can say 1 kg of solvent. 1 kg of solvent is called molality. So the number of moles of solute present in 1000 gram of solvent is called molality. Molality is defined for the 1 kg of solvent or we can say 1000 gram of solvent. And molarity is defined for the 1 liter of solution. Molarity is defined for what? 1 liter of solution. So little bit difference between molality and molarity is what? Mass of. In molality mass of solvent is given. Mass of solvent. And in case of molarity वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये बेटा आपको याद रखना है कि मोलैलिटी के अंदर मास टर्म डिफाइन होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट, एंड मोलैरिटी इज डिफाइंड फॉर द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन इस बार ये पूछा गया है कि 1000 ग्राम के अंदर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के टर्म को मोलैलिटी हो सकता है आपके बोर्ड में इस बार मोलैरिटी से क्वेश्चन आ जाए. क्लियर है? Next question. Next question is formula of calculate cell potential is. What is the formula for calculation of cell potential? Cell potential का formula क्या होता है बेटा? Cell potential बोले तो E naught cell. E naught cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. आप इस तरीके से सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. क्लियर है? यहां से मैं एक फॉर्मूला और आपको बता रही हूं जो क्या होता है बेटा, जब भी आपको ई नॉट सेल निकालना हो तो आपको क्या याद रखना है, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका भी रिडक्शन हो रहा होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल. जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को प्लस कर दोगे, यहां से भी आपका क्या बनेगा, आपका ई नॉट सेल की वैल्यू निकल के आएगी. तो दोनों फॉर्मूले हैं, कोई सा भी आप फॉलो कर सकते हो. ये फॉर्मूला है जो कि बुक्स में लिखा होता है, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. एंड ये जो फॉर्मूला है वो मेरे खुद का है. जब भी मैं क्वेश्चंस करती हूँ तो इस फॉर्मूले को जब लगाती हूँ तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना. जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को प्लस कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ई नॉट सेल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज सेल पोटेंशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज व्हाट. मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है बेटा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए. जब भी आपको के की यूनिट देखनी है, यूनिट ऑफ के फॉर्मूला है बेटा मोल डिवाइडेड बाय लीटर राइज टू द पावर 1 माइनस n
सेकेंड इनवर्स। इस फॉर्मूले को लगा लो, आपसे किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछे, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज एन हियर, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, आपको n की वैल्यू कितनी गिवन है, 1। पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस फॉर्मूला, देन मोल डिवाइडेड बाय लीटर राइज टू द पावर 1 minus 1 and second inverse. Calculate mole to the power 0, liter to the power 0. Something to the power 0 is called 1. Something to the power 0 is 1 and second inverse into second inverse. Then unit of k is comes out to be second inverse. What? Second inverse. तो यहाँ पे जो यूनिट आई है बेटा दैट इज सेकेंड इनवर्स। क्या आंसर आएगा इसका, सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच आयन, कौन से आयन को डिटेक्ट करने के में काम आता है बेटा आपका, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट Cl माइनस आयन। विच आयन, Cl माइनस आयन के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन, ये बेटा थोड़ा सा गलत है, इसको सही करेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4 FeCN का होल 6, ये है आपका कंपाउंड। इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है Fe का। हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, जिसका भी आपको निकालना होता है, लेट अस assume to be x and Cn minus is Cn minus how much charge in Cn minus -6, Cn minus -1 चार्ज होता है, कितने हैं आपके 6, तो कितना चार्ज हो गया माइनस का 6। x minus 6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन द स्पेसीज, इधर है आपका प्लस का 4, तो इस पे कितना होगा बेटा माइनस का 4, तो ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू -4। x इज कम्स आउट टू बी +2, x इज कम्स आउट टू बी +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCN का होल 6 इज +2। इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसका भी निकालना है उसको मानते हैं x। लिगेंड पे देखते हैं कितना चार्ज है, यहाँ पे Cn माइनस पे बेटा माइनस का 1 चार्ज होता है। हाउ मेनी Cn माइनस लिगेंड 6, तो 1 माइनस वो 1 इंटू 6 -6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। अगर इधर 4 है प्लस का तो इस पे कितना होगा माइनस का 4, दैट इज -4, देन x इज कम्स आउट टू बी +2। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स विच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। आपको सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बताना है विच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव? कायरल कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाट इज कायरल कार्बन? कायरल कार्बन इज ऐसा कार्बन बेटा जिसकी चारों वैलेंसी आपकी क्या है, डिफरेंट, 4 वैलेंसी इज डिफरेंट। यहां पे लगा देते हैं Cn। इट इज ए कायरल कार्बन, ये जो कार्बन है इट इज कायरल, और कायरल कार्बन जो होता है, कायरल कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। आपसे पूछा गया है बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऐसा अमाइनो एसिड बताना है सिंपलेस्ट जो कि ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव। नॉट ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स ऑप्टिकली कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव आपसे पूछा है, तो देखते हैं सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड दैट इज लाइसिन। कौन सा है बेटा, दैट इज CH2 COOH एंड आपका यहाँ पे आएगा NH2। दिस इज द अमाइनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? बिकॉज दिस कार्बन इज अकायरल, दिस कार्बन इज अकायरल, और अकायरल कार्बन कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बिकॉज इन दिस कार्बन 2H एंड 2 COOH 4 वैलेंसीज आर नॉट डिफरेंट। C से एक H, दूसरा H, एक COOH एंड एक आपका NH2। These 2 valencies are different but these 2 valencies are same. That's why it is not a optically active compound. It is not a optically active compound. Next question है
रिफाइंड स्पिरिट कंटेन, रिफाइंड जो स्पिरिट होता है दैट इज कंटेन हाउ मेनी C2H5OH, C2H5OH एंड वाटर, कितना परसेंट उसके अंदर, रिफाइंड स्पिरिट के अंदर कितना परसेंट आपका इथेनॉल होता है, दैट इज इथेनॉल, एंड आपका हाउ मेनी परसेंट वाटर इज प्रेजेंट, हाउ मेनी परसेंट वाटर इज प्रेजेंट इन रिफाइंड स्पिरिट। तो बेटा यू हैव टू रिमेंबर दैट 95.5% इथेनॉल इज प्रेजेंट इन रिफाइंड स्पिरिट एंड 4.5% वाटर, 4.5% वाटर। तो ये आपको याद रखना है कि रिफाइंड स्पिरिट के अंदर 95% आपका क्या प्रेजेंट होता है, इथेनॉल, एंड 4.5% क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, ये दो क्वेश्चन बेटा रिपीट हैं, ये हम कर चुके हैं, इथेनॉल एंड वाटर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन रोटेशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर इज, पोलराइजेशन रोटेशन या पोलराइजेशन रोटेशन की अगर मैं बात करूं रैसिमिक मिक्सचर की, तो उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो वैल्यू कितनी आती है बेटा, 0। कितनी आती है रैसिमिक मिक्सचर की, 0 आती है। क्यों आती है बेटा 0? रैसिमिक मिक्सचर की जो वैल्यू होती है दैट इज कम्स आउट टू बी 0, पोलराइजेशन वैल्यू। क्यों आती है? बिकॉज रैसिमिक मिक्सचर जो होता है, रैसिमिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर, रैसिमिक मिक्सचर इज कंपोज ऑफ 50% रिटेंशन, 50% रिटेंशन प्लस 50% इन्वर्जन, 50% इन्वर्जन। इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है बेटा, रैसिमिक मिक्सचर। मींस कोई प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है, रिटेंशन क्या कर रहा है, उसको जितना क्लॉकवाइज रोटेट करता है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। तो एंगल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0। ये एक मेरी प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट थी। अगर मैं बात करूं 50% रिटेंशन की, 50% आपकी इन्वर्जन की, तो इन्वर्जन का मतलब है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को इसने क्या किया है, कुछ एंगल से रोटेट किया है। क्लियर है? मतलब इसको मैं बोलूं तो इसको राइट में रोटेट किया रिटेंशन ने। क्लियर है? इन्वर्जन क्या करेगा, वापस से इसको उतना ही रोटेट कर देगा। तो एंगल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0। रैसिमिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ 50% रिटेंशन प्लस 50% इन्वर्जन। तो जितना उसको रोटेट करता है एक प्रोडक्ट, उतना ही उसको वापस से क्या कर देता है, उसी जगह पे आ जाता है अपना प्लेन ऑफ पोलराइज। तो एंगल जो होता है, जो वैल्यू होती है आपकी रैसिमिक मिक्सचर की, पोलराइजेशन की, दैट इज 0। कोई भी वैल्यू नहीं आती, 0 वैल्यू आती है। क्लियर है? नेम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेम ऑफ CCl3F इन फ्रियोन सिस्टम इज। CCl3F इज फॉर्मूला ऑफ विच फ्रियोन, फ्रियोन नंबर 11। कितना होता है बेटा, फ्रियोन 11। फ्रियोन 11 का फॉर्मूला होता है आपका CCl3F, फ्रियोन 11। आपसे पूछा है, नेम पूछा है, तो नेम क्या हो जाएगा, फ्रियोन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन SN2, ये आपका लिखा हुआ है बेटा इन SN2, इन SN2 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। SN2 क्या होता है बेटा, SN2 इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SN2? इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? बायोमोलिकुलर मीन्स सेकेंड ऑर्डर, बायोमोलिकुलर मीन्स सेकेंड ऑर्डर। तो ऑर्डर आपसे पूछा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा इस रिएक्शन का, इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। किसकी डेफिनेशन है ये, ppm। ppm इज व्हाट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट? व्हाट इज द ppm, पार्ट्स पर मिलियन।
दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे ppm, ppm। ये किसकी डेफिनेशन है आपकी ppm की, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द कैथोड इज डैश एंड एनोड इज डैश। आपसे कैथोड और एनोड पे बेटा ये चार्ज पूछ रहा है, आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैथोड एंड एनोड। तो चार्ज देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्लियर है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। How you will remember this concept? Anode is positively charged and cathode is negatively charged. Sorry, anode is negatively and cathode is positively charged. Lon, L-O-N-E. What is lon? Lon is L बोले तो लेफ्ट, O बोले तो ऑक्सीडेशन, N बोले तो नेगेटिवली चार्ज और E बोले तो इलेक्ट्रोड। ये जो लॉन बेटा आपको याद रखना है, इट इज फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये आपको याद रखना है। फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको लॉन याद रखना है। लॉन से हमारा मतलब है कि जो एनोड होगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन नेगेटिवली इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये जो आपका होगा बेटा, जो एनोड होगा वो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करेगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रोड होगा। ऐसा इलेक्ट्रोड जो लॉन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कौन होता है, एनोड इज लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है, जिसपे ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, क्लियर है, दैट इज एनोड। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को याद करें। इसका जस्ट रिवर्स होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, इसका जस्ट रिवर्स होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ एक सेल याद रखनी है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको लॉन याद रखना है, क्या याद रखना है, लॉन बोले तो लेफ्ट में आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन जिस पे होगा वो एनोड होगा और एनोड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। तो लॉन आपको याद रखना है फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका जस्ट रिवर्स कैसे होता है बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो कैथोड या एनोड की अगर हम बात करें तो दैट इज पॉजिटिवली चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है बेटा आपके वेरी शॉर्ट, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स ही है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 13 है, द नेम ऑफ क्यूमीन इज, आपको क्यूमीन का नेम बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्यूमीन, क्यूमीन इज व्हाट, क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, मीन CH3, इट इज क्यूमीन, इसको बोलते हैं बेटा क्यूमीन। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को बोला जाता है बेटा, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। व्हाट इज दिस, आइसोप्रोपाइल, और ये क्या है बेटा, बेंजीन। तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। तो नेम ऑफ क्यूमीन क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से कंपाउंड्स होते हैं, द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX, व्हाट इज R, एनी एल्काइल ग्रुप, X इज एनी हेलोजन, Mg इज ए मेटल। तो कोई भी कंपाउंड एग्जाम्पल से समझ सकते हो,
एग्जाम्पल है CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज अ ग्रिग्नार्ड कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्लियर है. मोलिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. मोलिलिटी डिपेंड करता है या नहीं करता है? मोलिलिटी इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. मोलिलिटी इज व्हाट? मोलिलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स. मोलिलिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने MCQ को किया था, मैंने आपको वहां बताया था कि जो भी टर्म्स के अंदर वॉल्यूम टर्म आता है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. देख लो बेटा इसके अंदर टेम्परेचर वॉल्यूम है या नहीं है. मोलिलिटी के अंदर देयर इज नो वॉल्यूम टर्म, मींस मोलिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. independent on the temperature. Now come to the next question, that is unit of, वापस से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज. मैंने आपको बताया था K की यूनिट कैसे निकालते हैं, मोल डिवाइडेड बाय लीटर राइज टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स. ऑर्डर कौन सा गिवन है आपको? फर्स्ट ऑर्डर. n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो K क्या हो जाएगा? K की यूनिट हो जाएगी बेटा 1. तो मोल टू द पावर 1 माइनस 1 सॉरी, मोल टू द पावर, मोल अपॉन लीटर टू द पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. 1 माइनस 1 बोले तो 0, समथिंग टू द पावर 0 इज 1. तो आपकी जो यूनिट निकल के आएगी दैट इज सेकेंड इनवर्स. क्या आएगी बेटा यहाँ पे? सेकेंड इनवर्स. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन SN1 रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 17. In SN1 reaction, intermediate is formed. Which intermediate is formed in SN1? You all know about the intermediate which is present in SN1 reaction is carbocation. Carbocation is the intermediate which is formed during the SN1 reaction. Which intermediate? Carbocation intermediate. Clear है. And what is the stability of SN1 carbocation intermediate? Is 3 degree. Carbocation is more stable than 2 degree than 1 degree. आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि what is the stability of carbocation in SN1 reaction? That is 3 degree is more stable than 2 degree than 1 degree. Next question. Ideal solution follow. Ideal solution is what? Ideal solution is the solution विच फॉलो राउल्स लॉ. किसको फॉलो करते हैं बेटा? राउल्स लॉ. तो यहाँ पे आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा दैट इज राउल्स लॉ. विच फॉलो राउल्स लॉ. राउल्स लॉ को जो भी सॉल्यूशन फॉलो करेगा दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. अभी मैंने आपको बताया था 2 टाइप की सेल होती हैं, अच्छे से समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा. आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन हम इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे. देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको याद रखना है. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इज इट क्लियर? ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिस पे मैंने लॉन पे बात की थी, LON. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. जस्ट इसका रिवर्स होता है, मीन्स इलेक्ट्रिकल energy is convert into chemical energy. तो बस आपसे पूछा गया है बेटा, आपसे पूछा है द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन सा सेल कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. विच सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन.
डैश कैन बी फॉर्म्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? तो विलियमसन सिंथेसिस इज द फेमस रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। विच कंपाउंड? ईथर। Ether can be easily formed by the Williamson synthesis. Williamson synthesis is the method of preparation of ether. Next question is, in the presence of catalyst, the value of activation energy. The value of activation energy in presence of catalyst. What is activation energy? See here. These are the activation energy. यहाँ पे बेटा ये जो होता है, यहाँ पे लेते हैं हम एनर्जी और यहाँ पे लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस पे लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स एंड वाई एक्सिस पे लेते हैं एनर्जी। मींस यहाँ पे जो होता है आपका इस ये जो एनर्जी गैप है बेटा, कहाँ से कहाँ, मैं आपको बोलती हूँ ये है आपके रिएक्टेंट एंड यहाँ पे बन गया आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच का ये जो एनर्जी गैप होता है बिटवीन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। और जब भी हम किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज करते हैं, किसी भी रिएक्शन में जब कैटलिस्ट का यूज किया जाता है तो कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करता है बेटा? कैटलिस्ट इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय विच एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज। पहले वो क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, देन आपकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। देखो, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए इस एनर्जी बैरियर से गुजरना पड़ता है। क्लियर है? अगर मैं इस एनर्जी बैरियर को कम कर दूं तो जो रेट है वो फास्ट हो जाएगा। अरे आपको फ्लाईओवर चढ़ के घर जाना है और एक में आप फ्लाईओवर के नीचे से एक आपका टनल बना दूं, टनल, तो आप कहां से जल्दी पहुंचोगे? फ्लाईओवर को पहुंचने में आपको एनर्जी लगेगी और टाइम भी लगेगा। जैसे ही मैं इस फ्लाईओवर को डाउन कर दूंगी तो आपका रेट जो है वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचना है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? अगर मैं इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर दूं? कम कर दूं, तो रेट क्या हो जाएगा? रिएक्शन का फास्ट हो जाएगा। तो लाइकवाइज हियर आपसे पूछा है द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज। क्या होगा बेटा यहाँ पे? डिक्रीज। द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके ही कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करता है, फास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SN2 इज बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 से पता चल रहा है इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर फिजन इज एन एग्जांपल ऑफ। आप सबको याद रखना है जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? नाउ इथाइलिन ग्लाइकोल वर्क एज एंटी फ्रीज। क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये एंटी फ्रीज की तरह वर्क करता है। तो जब भी आप किसी भी हिल्स एरिया के अंदर घूमने जाते हो, हिल्स एरिया के अंदर जब घूमने जाते हैं तो पेट्रोल जो होता है बेटा वो जम जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, आइस होती है, बहुत ठंडा होता है, तो पेट्रोल का जमने का वहाँ पे क्या रहता है? हमें डर रहता है। तो इसीलिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोहॉल। ये किसकी तरह वर्क करेगा? एंटी फ्रीज की तरह। तो इथाइलिन ग्लाइकोहॉल का यूज कर सकते हैं हम एंटी फ्रीज की तरह। हम उस जो हमारा अल्कोहल या पेट्रोल है उसको फ्रीज होने से रोक सकते हैं। तो याद रखना इथाइलिन ग्लाइकोहॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब? जब आप हिल्स एरिया के अंदर कहीं पे घूमने जा रहे हो तो इथाइलिन ग्लाइकोहॉल को हम वर्क करते हैं एज अ एंटी फ्रीज। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। वैसे भी जनरल लाइफ के लिए भी और केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन SCN इज, मैंने आपको बताया था ऐसा लिगेंड, इट इज ए लिगेंड। लेकिन विच टाइप ऑफ लिगेंड इज दिस? इट इज ए लिगेंड ऑफ एम्बीडेंटेट।
Why it is ambidentate? Because ambidentate ligands are the ligand which have two donor atom, which have two donor atom, but at a time it can donate, it can bind, ये बोल सकते हो आप, it can bind the central metal atom only by one atom, मीन्स ऐसा लिगेंड्स जिसके पास दोनों एटम तो 2 होंगे लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक से ही बाइंड कर सकता है सेंट्रल एटम को, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। सो SCN, इसको SCN माइनस भी बोलते हैं और इसको NCS माइनस भी बोलते हैं। मीन्स वी कैन से नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर द डोनर एटम इन SCN, बट एट अ टाइम it can only bind the central metal either by nitrogen or by sulfur। बोथ जो यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर है दोनों एक साथ बाइंड नहीं कर सकते, एट अ टाइम पे सिर्फ एक करेगा। होने को 2 डोनर एटम होते हैं बट एट अ टाइम पे सिर्फ एक ही बाइंड करता है सेंट्रल मेटल एटम से, उसी को क्या बोला जाता है बेटा? एम्बीडेंटेट। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो आंसर तो करना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो आपको फोकस कहाँ करना है बेटा? आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। अब आप बच्चे नहीं हो कि आप ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स को रट के आंसर करना है, कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है। कहते हैं ना कि अपन रटेगा नहीं, आपको रटना नहीं है, बिकॉज इतना सारा सिलेबस है, आप कैसे रटोगे? रटना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हमें चीज़ों को समझना है और समझ के हमसे उस टॉपिक से किसी भी टाइप से किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाए हम इजीली आंसर कर सकते हैं अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको मेन फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। जैसे लिगेंड पूछा था, अब हमें मालूम होना चाहिए कि इस लिगेंड्स के अंदर 2 डोनर एटम है लेकिन एट अ टाइम पे सिर्फ 1 से डोनेट करता है। इसका भी रीजन है कि ये 2 होने के बावजूद भी 1 से डोनेट क्यों करता है, इसका रीजन है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, आपके 12th क्लास में नहीं है। जब आप हायर स्टडी करोगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक से ही डोनेट क्यों कर पाता है। मैं अभी बताने के लिए आपको बता सकती हूँ लेकिन आपको उतना इफेक्टिवली समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको समझने के लिए और सारी चीज़ों को भी समझना जरूरी है। तो आपको तो अभी याद रखना है कि SCN जो होता है दैट इज एम्बीडेंटेट। और भी एग्जाम्पल होते हैं एम्बीडेंटेट के। नेक्स्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? आप सबको पता है जब भी कोई चीज़ होती है जो सॉल्युबल नहीं हो रही होती है तो हम क्या करते हैं लैब के अंदर? मेनली हम उसको हीट करते हैं। हीट मीन्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी सॉरी इसमें आपसे जो पूछा गया है वो आपसे क्या पूछा है बेटा? गैस का पूछा है। किसका पूछा है? गैस का पूछा है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ वो हर चीज़ पे एप्लीकेबल कर सकते हो एक्सेप्ट गैस। बिकॉज जब भी हम किसी गैस को भरने जाते हैं, किसी लिक्विड में सॉल्युबल करते हैं गैस को, तो वहाँ पे बेटा जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टू सॉल्युबिलिटी ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉरी, क्या आएगा यहाँ पे? टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? टेम्परेचर की। इन केस ऑफ गैस में आपको याद रखना है, अगर मैं सॉलिड की लिक्विड में बात करूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, बट इन केस ऑफ गैस जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करने जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको याद रखना है सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगी? ये डिक्रीज। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फैराडे इज इक्वल टू, आप सबको मालूम है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ 1 मोल ऑफ फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। हाउ मच कूलम? 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे, इज इक्वल टू 1 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिगेंड विच कैन अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम बाय डिफरेंट एटम। मैंने क्या बोला बेटा?
आपको उस लिगेंड के नाम बताने हैं या फिर उस लिगेंड्स का नाम बताना है जो कि सेंट्रल मेटल एटम को डिफरेंट एटम से बाइंड करता है। किससे करता है? सेंट्रल मेटल एटम बाई डिफरेंट एटम इज कॉल्ड चिलेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं बेटा? चिलेट लिगेंड। जब एक से ज्यादा डिफरेंट एटम से सेंट्रल एटम को बाइंड किया जाता है बाय द लिगेंड्स इज कॉल्ड चिलेट लिगेंड। अगर एक से करेगा, एक एटम से बाइंड करता है, उसको बोलते हैं यूनिडेंटेट। दो एटम से बाइंड करता है, उसको बोलते हैं डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट। तीन एटम के थ्रू बाइंड करता है, दैट इज ट्राइडेंटेट। और तीन के बाद चार को बोलते हैं टेट्रा, और पांच को बोलते हैं पेंटा, सिक्स को बोलते हैं हेक्सा। और अगर बहुत सारे एटम के थ्रू हमें क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एटम के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम को बाइंड किया जाता है, तो उन लिगेंड्स का नाम होता है चिलेट लिगेंड। क्या बोला जाता है बेटा? चिलेट्स लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन डैश ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। हमें पता है, हमने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नॉट फेवर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर नहीं करता। तो कौन सा रिएक्शन फेवर करता है? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है मैं आपको बता देती हूँ। इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पढ़ा है ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आप देखो, आपसे क्या पूछा गया है? वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज डिक्रीज। क्या होती है बेटा? डिक्रीज। ऑलवेज आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, तो क्या आंसर हो जाएगा? डिक्रीज। इन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज होता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर करता है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, टेम्परेचर इंक्रीज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डैश विद इंक्रीजिंग इन डाइल्यूशन। आप सबको पता है डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। इट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कप्पा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, मतलब C लिख सकते हैं हम यहाँ पे, राइट। आपसे पूछा गया है कि डाइल्यूशन पे क्या होता है। आप मुझे बताइए कि डाइल्यूशन अगर आप करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज। अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज। और कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। तो आपको यहाँ से इस चीज को समझना है कि व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन इज डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन डिक्रीज, देन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो यहाँ से इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए कि जब भी आप डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज इंक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से आपके फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। नाउ हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लियर है? तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। आपको सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बताना है। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? जहां पे आपका जो सॉल्यूट है दैट इज ऑल्सो सॉलिड। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्यूशन। तो हमें पूछा गया है सॉलिड इन सॉलिड का मतलब होता है दैट इज सॉलिड इज ऑल्सो सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो सॉलिड। यहाँ से जो सॉल्यूशन बन के रेडी होगा दैट इज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। आपको इसका एग्जाम्पल बताना है, तो एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा। यहाँ पे आप कॉपर इन गोल्ड इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है? जहाँ पे आपका
सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर इन गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मोल फ्रैक्शन फॉर्म्ड बाय n मोल ऑफ सॉल्यूट एंड n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन बताना है आपको। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन का क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स of that component divided by total number of moles, divided by total number of moles। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला, ये आपकी डेफिनेशन होती है। अगर यहाँ पे फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। तो आपको n मोल सॉल्यूट के मानना है और n मोल सॉल्वेंट के मानना है। तो दोनों के टर्म में लिख दूं मैं n। मैं पहले सॉल्यूट के टर्म में मोल फ्रैक्शन लिखने जा रही हूँ, दैट इज जीटा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n स्मॉल n डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल n। ये आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है किसका? सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। अगर मुझे यहीं पे सॉल्वेंट का भी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। तो जीटा कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल N डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल N प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्मॉल n। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ से आपसे दोनों से मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो ये हो गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछते हैं उसका ऊपर रखते हैं और टोटल डिवाइड में नीचे करते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लैटिनम इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ platinum in case of SHE, that is standard hydrogen electrode, is act as a catalyst। किसकी तरह वर्क करता है बेटा? ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। एंड ऑन कॉन्टैक्ट विद मेटलिक, मेटल के जब भी कांटेक्ट में आएगा इट इज एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, इट इज एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। जब भी मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करता है। और प्लैटिनम SHE के अंदर किसकी तरह वर्क करता है बेटा? कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। तो फंक्शन ही तो आपसे पूछा गया है, आपसे फंक्शन पूछा गया है प्लैटिनम का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द यूज ऑफ बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट का यूज किसमें किया जाता है बेटा? बेयर्स रिएजेंट यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ unsaturation, detection of unsaturation। what is Bayer's reagent? Bayer's reagent is 1% alkaline KMnO4। 1% alkaline KMnO4 is called Bayer's reagent। तो Bayer's reagent का जो यूज किया जाएगा दैट इज डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। और होता क्या बेटा? 1% alkaline KMnO4 is called Bayer's reagent। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द फुल फॉर्म ऑफ EDTA। गिव द फुल फॉर्म ऑफ EDTA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA? EDTA is what? ethylene diamine tetra acetate
टेट्रा एसीटेट। इस बार आपसे फुल फॉर्म पूछी है, हो सकता है आपको स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इधर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, EDTA का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन, व्हाट इज इथाइलिन? CH2 एक सेकेंड, NH2 इथाइलिन डायामीन। एक सेकेंड, NH2, ये हो गया इथाइलिन डाइअमीन। अब आपको टेट्रा एसीटेट करना है। इसको क्या करना है? टेट्रा एसीटेट। तो टेट्रा एसीटेट करने के लिए क्या करोगे? इन दोनों H को हटा दो बेटा। किसको हटा दो? ये 2 H हटाओ, ये 2 H हटाओ, और इस पर 4 टेट्रा एसीटेट ग्रुप लगा दो। मीन्स यहाँ पे लगेगा COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस। ये स्ट्रक्चर होता है आपका EDTA का। किसका? EDTA का। इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट। ये जो होता है बेटा, इसका आपको डेंटिसिटी भी पूछ लिया जाएगा। डेंटिसिटी क्या होता है इसका? तो डेंटिसिटी होती है बेटा 6। कितनी डेंटिसिटी होती है इसकी? 6। चार्ज कितना होता है इस पर? चार्ज देख लो, माइनस 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 माइनस, माइनस का 4 इस पर चार्ज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। EDTA जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA। स्ट्रक्चर देख लो, डेंटिसिटी एंड चार्ज, सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म्ड बाय एडिंग KCN इन एक्सिस इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। आपसे पूछा गया है कि आपको IUPAC नेम बताना है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। किसकी रिएक्शन करानी है बेटा? CuSO4 एक्वस रिएक्ट विद CN एक्सिस। CN क्या है यहाँ पे? लिगेंड, जो किस में लेना है बेटा? एक्सिस में। इसकी जब आप रिएक्शन कराओगे तो जो रिएक्शन होगी दैट इज CN का होल 4 -2 प्लस यहाँ पे निकलेगा बेटा SO4 2 माइनस। क्लियर है? ये आपकी रिएक्शन हुई है। आफ्टर रिएक्शन इसका नाम पूछा है बेटा आपसे, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका? IUPAC नेम हो जाएगा 4 साइनो। क्या होगा? 4 साइनो। 4 के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? टेट्रा, टेट्रा साइनो। ये कॉपर है, -2 चार्ज है, तो क्या हो जाएगा? क्यूपरेट। देन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा इसमें? देखो, इसको मानो X -4 इज इक्वल टू -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू प्लस का 2। तो ये आपका हो जाएगा इसका IUPAC नेम, टेट्रा साइनो क्यूपरेट सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। राइबोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है? राइबोज का स्ट्रक्चर होता है बेटा, यहाँ पे होता है CHO 1 2 3 एंड 4 पे होता है CH2OH। क्लियर है? यहाँ पे होता है बेटा OH 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 H H H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। ध्यान रखना, राइबोज के अंदर हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं राइबोज शुगर के अंदर। तो ये आपका राइबोज का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन डाइजोनियम आयन। बेंजीन डाइजोनियम आयन का फॉर्मूला बताना है आपको। बेंजीन डाइजोनियम आयन क्या होता है बेटा? बेंजीन रिंग। क्लियर? डाइजोनियम आयन किसको बोलते हैं? N2+Cl-। इट इज, इसको बोलते हैं बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
ये आपका स्ट्रक्चर होता है। आपसे फॉर्मूला पूछा गया है तो C6, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5N2Cl- और प्लस, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन रोटेशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर इज, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ये आपके 1 मार्क्स में भी पूछ लिया गया है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन रोटेशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर, वैल्यू बतानी है आपको पोलराइजेशन रोटेशन ऑफ रैसिमिक मिक्सचर दैट इज कम्स आउट टू बी 0। मैंने आपको बताया था 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है, दैट्स वाई रैसिमिक मिक्सचर की जो पोलराइजेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज कम्स आउट टू बी 0। नेम द CCl3 फ्रियोन सिस्टम इज फ्रियोन 11, कितनी होती है, फ्रियोन 11। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं और वेरी शॉर्ट में भी। SN2 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी बताया था, इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। कैसी होती है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन which follow Raoult's law, ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। स्टेट राउल्स लॉ, आपको स्टेटमेंट बतानी है राउल्स लॉ की। तो बेटा राउल्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, द पार्शियल प्रेशर, एक सेकेंड, राउल्स लॉ की डेफिनेशन देखेंगे, द पार्शियल प्रेशर of component is directly proportional to mole fraction, यहाँ लिख रही हूँ मैं, mole fraction of that component in liquid state। ये तो है बेटा स्टेटमेंट। अगर इसका इक्वेशन मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका इक्वेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, राउल्स लॉ का इक्वेशन है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो आपका प्योर का जो प्रेशर होगा एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड या दैट कंपोनेंट इन लिक्विड। आपको ये जो मोल फ्रैक्शन देखना है वो लिक्विड में देखना है। ये होती है आपकी राउल्स लॉ की स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज व्हाट, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज कप्पा एंड सेल कांस्टेंट में आपको रिलेशन बताना है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा और सेल कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, तो कप्पा होता है बेटा, कप्पा इज इक्वल टू होता है G इंटू G स्टार। इट इज अ रिलेशन बिटवीन कप्पा एंड सेल कांस्टेंट। कप्पा एंड सेल कांस्टेंट, कप्पा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। व्हाट इज G, G इज इक्वल टू 1/R इज कंडक्टेंस। G इज व्हाट, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है G, जिसका फॉर्मूला होता है 1/रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कप्पा इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी G इंटू G स्टार के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम अ सॉल्ट यूज इन द सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं उसके अंदर सॉल्ट किस तरीके का आप फिल करते हो। तो जो सॉल्ट फिल होता है बेटा, सॉल्ट फिल होता है आपका, वो होता है आपका, फॉर एग्जाम्पल आप KCl कर सकते हो, NH4Cl कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या रहता है इसके अंदर, कॉन्सेप्ट ये रहता है कि उसके कैटाइन की और एनाइन की जो मोबिलिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसके कैटाइन की और एनाइन की मोबिलिटी अगर सेम है, ऐसे सॉल्ट को हम यूज करते हैं इन अ सॉल्ट ब्रिज ऑफ गैल्वेनिक सेल। और हम कह सकते हैं ऐसा सॉल्ट जो कि हमारे यहाँ पे जो कंटेनर्स होते हैं उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसके अंदर कैटाइन और एनाइन की जो मोबिलिटी होती है दैट इज सेम। किसी भी सॉल्ट को हम यूज कर सकते हैं जिसके एनाइन और कैटाइन की मोबिलिटी सेम है, विच डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन।
क्लियर है बेटा? तो एग्जाम्पल में याद रख सकते हो, जैसे KCl है, NH4Cl है, इस टाइप के सॉल्ट हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ एनहाइड्रस CuSO4? आप सबको मालूम है एनहाइड्रस CuSO4 का जो कलर आता है दैट इज ब्लू कलर। ब्लू कलर प्रेजेंस ऑफ Cu+2। Cu+2 की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे जो एनहाइड्रस CuSO4 का कलर जो होता है दैट इज ब्लू इन कलर। नेक्स्ट है बेटा, विच अमीन आर इंसॉल्युबल इन वाटर? कौन सी अमीन है जो कि इंसॉल्युबल है? वाटर के अंदर इंसॉल्युबिलिटी किस तरीके से देखते हैं? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो सॉल्युबल है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो इनसॉल्युबल है। तो 3 डिग्री अमीन क्या होता है बेटा? 3 डिग्री अमीन इज द अमीन NCH3 CH3 एंड CH3। इस कार्बन पे बेटा देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, लॉन पेयर प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, देर इज नो हाइड्रोजन, इसीलिए 3 डिग्री अमीन जो होती है विच इज इनसॉल्युबल, 3 डिग्री अमीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। आप सबको पता है मोलरिटी नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या होता है बेटा? आपकी जो नॉर्मलिटी होती है दैट इज मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, दैट इज मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये रिलेशन होता है। अगर मोलरिटी के अंदर वैलेंसी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मलिटी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलो ब्रास इज कंपोज्ड ऑफ विच मेटल? जो ब्रास होता है उसके अंदर कौन कौन सी मेटल्स होती हैं? तो ब्रास के अंदर बेटा जो मेटल होती हैं दैट इज, ब्रास के अंदर जो मेटल्स होती हैं इजिकल टू, यहाँ पे आएगा आपका कॉपर Cu+Zn, ये मेटल्स होती हैं आपकी ब्रास के अंदर। क्लियर है? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा सुक्रोस एंड माल्टोस, और भी देख सकते हो आप माल्टोस के अंदर लैक्टोस। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड इज व्हाट? ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स 2 to 10 molecules of monosaccharide unit is called disaccharide. तो लैक्टोस, सुक्रोस एंड माल्टोस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। नेम 2 एलॉयज ऑफ कॉपर। कॉपर के 2 एलॉयज के नाम बताने हैं। पहला तो हमने यहाँ पे लिखा है बेटा ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एंड ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर। आपको मैं बता देती हूँ, कॉपर +Zn ये जो होते हैं ये बनाते हैं आपके ब्रास, एंड कॉपर प्लस टिन Sn, टिन का सिंबल क्या होता है? Sn, कॉपर प्लस Sn ये मिलके बताते हैं बेटा आपका ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वेरी शॉर्ट के अंदर, फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, MCQs के अंदर, हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे क्लियर किया है, डिस्कस किया है। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका मेन, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। एग्जाम आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से क्वेश्चंस करें। अब आपने बहुत सारा पढ़ लिया, अब जो टाइम है वो है पॉलिशिंग का। आपको जितने क्वेश्चंस कर सकते हो ना, क्वेश्चंस पे फोकस करो, चैप्टर को पढ़ो थ्रोली, उसके बाद नोटबुक बंद करके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको अटेम्प्ट करना है आपको। और अटेम्प्ट कैसे करना है? आप क्वेश्चंस पढ़िए, आपको खुद से उसको अटेम्प्ट करिए, पेन कॉपी रफ नोटबुक लेके। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसका आंसर देखिए, फिर उस आंसर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इस तरीके से आपको लिखना भी प्रॉपर आना चाहिए कि हाउ टू राइट द आंसर। ये बहुत मेन फंडा हो जाता है आपके मार्क्स गेन करने के लिए। तो अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।